अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज़ मुझे भेजते हैं और मैं जब उसको OCS का हिस्सा बनाता हूं तो वहीं पे फीडबैक जब मैं पढ़ता हूं तो लिखा होता है कि मज़हर साहब आप अपनी भी कहानी को बीच में लाजमी शामिल किया करें। तो आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको मैं जब भी याद करता हूं तो कुछ लम्हे के लिए मैं खो सा जाता हूं। वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ज़िंदगी में कभी ना भूलने वाली मेरी वो कहानियाँ। हर इंसान मरते दम तक सीखता है। मुझे ख्वाहिश है जब तक अल्लाह ताला ने मुझे उम्र दी है, ज़िंदगी है, मैं सीखने की कोशिश करूँ। बहुत सारे राज हैं जिस पे अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया हुआ है। आप जब जुस्तजू के लिए निकलते हैं इस मखलूक को जिसका नाम आप लोग जिन्नात, जिन, भूत, प्रीत, चुड़ैल ये कहते हैं आप लोग, मैं इनको हिडन एंटिटी कहता हूँ, छुपी हुई मखलूक कहता हूँ। हर दफ़ा जब भी इनसे मुलाकात हुई है एक नए रंग में, एक नए शक्ल के साथ, एक नए रूप में मुलाकात हुई है और हर दफ़ा ये पहले से ज़्यादा भयानक होते हैं। जब आप इनसे मिलने के लिए ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनका बसेरा होता है तो वहाँ पे एक खौफ जिसको आप कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ हैबत। हैबत का मतलब मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उनके जिस्मों से निकली हुई वो वेव्स, वो शुआएं, वो लहरें, उन जिन्नात के जिस्मों से वो जो लहरें निकल रही होती हैं, वो जो लहरें उस अंधेरे के अंदर फैली होती हैं, तो यकीन मानिए उसने इतना खौफ तारी किया होता है। आप अभी उस जगह से दाखिल ही होते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो आपके सिग्नल मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत ही भयानक खौफनाक चीज़ें मौजूद हैं। तो ऐसी ही स्टोरी आज आपको एक सुनाने जा रहा हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी आज ख्वाहिश थी कि उनसे मेरी बात हो जाए। काफ़ी अर्सा हो गया उनसे रब्ता नहीं हुआ, तो मैं उनसे पहले इजाज़त ले लूँ कि क्या आपका नाम मैं स्टोरी में बता दूँ और आपका इलाका भी। तो इजाज़त कह रहा हूँ, सॉरी, रब्ता ना होने की वजह से मैं सब कुछ फिर फ़र्ज़ी रखने जा रहा हूँ। अगर वो मुझे बात हो जाती और कह देते हाँ हाँ आप ले लें तो फिर ज़्यादा बेहतर था, इजाज़त मिल जाती। क्योंकि गाँव के माहौल के अंदर बहुत दफ़ा वो लोग ख़ुद भी छुपाते हैं, वहम का लोग शिकार होते हैं, डर जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ बनते हैं। इसी तरह मैं अपने घर में एक बैठा था, कुछ साल पुरानी ये बात है। मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आती है, मैं नंबर देखता हूँ मोबाइल पे, फ़ौरन कॉल अटेंड करता हूँ। वही एक मोहब्बत भरा इजहार, मज़हर भाई क्या हाल चाल है यार, गुम ही हो गए आप। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, कहाँ गुम हो गए, आपके दिल में हैं। और ऐसे गपशप करते हैं प्यार वाले अंदाज में। तो मुझे कहते हैं यार तो आप चक्कर क्यों नहीं लगा रहे हो। मैंने कहा यार बस कोशिश कर रहा हूँ ज़रा फ्री हो जाऊं और ज़रा टाइम निकाल लूँ। तो वैसे भी राज का आपके साथ लाइन अप किया हुआ है, राज प्रोग्राम की वहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है, तो आना तो है, आपने लोकेशन ढूंढी हुई मुझे पता है, तो बस जल्दी चक्कर लगाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं मतलब भी आज जिसके लिए कॉल किया है वो तो आपकी लोकेशन हमने जो ढूंढ कर रखी है कमाल ही लोकेशन है, लेकिन एक मसला आन पड़ा है। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी एक बहुत प्यारे दोस्त है, उनके साथ बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है, गरीब सी फैमिली है, साथ देने वाले हैं। उनकी सिस्टर के अंदर जिन की हाजिरी हो गई है। दिलेर लड़की है, नाम उस वक्त मैं उससे मिलता जुलता, जो उस लड़की का नाम था उससे मिलता जुलता एक नाम रखने जा रहा हूँ, लेकिन ये फ़र्जी नाम है, नौशीन। उन्होंने कहा जी नौशीन हमारे गांव की एक लड़की है, कुछ जमातें पढ़ी भी है, उच्चा लंबा कद है, खूबसूरत सी लड़की है, हंसमुख है, शरारतें करने वाली है, डरने वाली नहीं है, दिलेर बंदी थी, हर जगह पे चली जाती थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि अब उसके अंदर जिन की हाज़िरी होती है और जब जिन उसके अंदर हाजिर होता है तो वो कहता है कि इसकी शादी मत करना, हम इसको नहीं तो मार डालेंगे। मैं हंस पड़ा तो मैंने मजाक में उनको कहा कि यार केड़ा जिन ने जरा शादियाँ करन टुर पिया, मतलब इस तरह की मैंने मजाक की कि यार जिनों को भी अब शादियों की पड़ गई, कोई शादी वादी नहीं। मैंने कहा यार ये अमूमन आपको पता है ना लड़कियाँ इस तरह ड्रामा करती हैं।
कहता मदर भाई यही तो देखना है ड्रामा है या सच है, क्योंकि वो मेरी इन बातों को मानते थे। मैं उनको अक्सर कहता था कि मेरे पास जो केस आते हैं जिन्नात की हाज़िरी वाले, 100 में से 80% केस फेक होते हैं, ड्रामा किया होता है। 15% 20% केस ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं। और मैंने कहा यार कोई शादी वादी का चक्कर होगा, किसी लड़की को पसंद करती होगी, आपने जिस तरह कहा पढ़ी लिखी है और दिलेर है और निडर है और डरती नहीं है और ये है वो है, मतलब चढ़ के जवाब देती है, तो कोई शादी वादी का चक्कर होगा, करा दो यार उसकी शादी। कहते यार वो पर्दा सिस्टम होता है, हम तो वहाँ उनके घर में नहीं जा सकते, लेकिन घर वाले बताते हैं, शादीशुदा थे, मेरी बीवी बताती है कि यार वाकई कोई चक्कर है। लगता तो यही है कि उसके ऊपर कोई जिन शीन है, लेकिन आप आएंगे तो पता लगेगा कि जिन है या क्या है। अगर ड्रामा होगा तो वो भी हमें पता है, आप हमें बता देंगे। क्योंकि एक पहला ऐसा केस हुआ था, इन्हीं दोस्तों के साथ मैं कहीं पे था, एक लड़की का केस आया था, उसके ऊपर जिन था और हम इकट्ठे ही गए थे। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी और मैंने कहा था जिन शिन नहीं है, ये फ्रॉड है। उनको सारा तफसील से समझा दिया था कि फ्रॉड है, और लड़की को भी इस तरीके से हैंडल किया था, वो ठीक हो गई थी और मामला हल हो गया था। तो वो भी याद करते थे उस मामले को, कहते थे यार, पहले मानते नहीं थे, वो भी यही कहते थे ये जिन है। जब मैंने सारा मामला किया और किया तो फिर मान गए कि नहीं यार तू सही कहता था, वो जिन नहीं था। तो वो अब मेरे कायल थे, वो कहते थे यार हो सकता है फ्रॉड हो, आपका पहले भी वो केस देखा हुआ है, लेकिन आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, मैं रवाना होता हूँ। मेरा एक कैमरा मैन इस वक्त वो दुबई में है, वहीं पे मुस्तकिल शिफ्ट हो चुका है, उमर फारूक। उमर और मैं यहाँ से रवाना हो गए, लाहौर से हम रवाना हुए। राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का हमने सामान उठाया कि हम वहाँ पे एक लोकेशन, उन्हें बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन अरेंज की हुई थी। वो कहती थी एक ऐसी लोकेशन है यहाँ पे दिन के टाइम भी लोग जाते हुए घबराते हैं, डर जाते हैं। उनके गांव के लोग बहुत दिलेर थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन कहते हैं उस जगह पे जाते हुए सबका जान निकलती है। आप आएंगे तो आपके साथ ही हम दिन को जाएंगे, रात को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए, अपनी गाड़ी में नहीं गए, रस्तों का पता नहीं था। और मैं ऐसे मौक़ों पर ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करता। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सोता हुआ जाऊँ, मेरी नींद की हमेशा कमी रही है, मेरी नींद पूरी हो, जब मैं उठूँ तो फ्रेश होऊंगा। तो मैं गाड़ी में सोता हुआ गया, उतरे तो उन्होंने हमें रिसीव किया, गाड़ी में बिठाया और हम खेतों के बीच में से होते हुए, कच्चे रास्तों से होते हुए उनके गांव पहुंच गए। तकरीबन हमें शाम हो चुकी थी। जाते उन्होंने कहा क्या खाना पीना होगा। एक गांव की पुरसफाजा, जो मेरे जो शहर है ना जी, राजनपुर फाजिलपुर, ये टाउन है, ये शहर है, ये गांव नहीं है। गांव उनके लिए मुझे जाना पड़ता है फिर आगे। ये तो एक शहरी आबादी है, मॉडर्न लोग हैं, उसी तरह जिस तरह शहर के अंदर लोग रहते हैं उसी तरह ये सब कुछ वहाँ पे सहूलियात मुयस्सर हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल गांव था जहाँ पे मैं गया था। गांव की खुशबू और होती है, गांव की मट्टी और होती है, गांव की जरखेज़ी और होती है। गांव में लहलहाती फसलें अपनी ही एक खुशबू फ़ज़ा के अंदर छोड़ रही होती हैं, जिसकी महक से लगता है आप एक पुरफ़िज़ा माहौल के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे खामोशी है, चिड़ियों की, परिंदों की आवाज़ें हैं, गाड़ियों ट्रैफिक का शोर नहीं है। इंसानों से दूर आप पुरफ़ज़ा माहौल में आ गए हैं। जाते ही उन्होंने आओ भगत शुरू कर दी, खाना पीना ये रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, जिस तरह एक होता है गाँव वालों का, मेहमान नवाज लोग होते हैं। उन्होंने सारी की। तो मैंने कहा राज की लोकेशन को विज़िट कर रहे हैं अभी। वो कहते हैं मदर भाई क्या हो गया यार, आप एक रात के लिए आए हो? मैं कहा नहीं, मैं रुकना है, आपके पास आना है, मैंने कुछ शूटिंग और भी करनी है। तो कह रहे हैं यार सुबह देख लेंगे, इस लम्हे क्या वो पड़ी, अब आप हमारे साथ हैं, हमें डर नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं बेहतर हम चलें? मैं कहा ठीक है चलें, कल चले जाएंगे। गपशप का सिलसिला हो गया। तो एक दोस्त उनमें से बोला, सारे दोस्त जमा थे जो वेलकम करने के लिए वहाँ पे भी पहुँचे थे, वो सारे थे। तो मज़हर भी वो लड़की का क्या करना है? मैंने कहा हाँ अब बताओ यार उनका क्या मामला है। तो उन्होंने मुझे वहाँ तफसील से बताया उस लड़की के बारे में, नौशीन के बारे में, कि नौशीन जिस भी शादी में जाती, शादी की जान बन जाती। अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत चेहरा भी दिया था, खूबसूरत इखलाक भी दिया था, शौक चंचल भी थी, मजाक करने वाली भी थी, शरारत करने वाली भी थी, और एक ऐसी लड़की थी, वो कहते हो जिस महफिल में भी जानती, महफिल के अंदर जान डाल देती थी। शादी ब्याह अगर उस गांव में हो रहा है तो नौशीन नहीं है तो वो कहते थे शादी में मज़ा नहीं आएगा। वो कहते वहाँ पे कल्चर था कि औरतें जब रात को फंक्शन में ढोल बजा रही होती थी तो नौशीन ही होती थी जो वहाँ पे झूमर खेल रही होती। ख़वातीन जिस तरह रक्स करती हैं, रक्स से मुराद जिस तरह रिवायती होता है, डांस नहीं, रिवायती झूमर खेलना, उस तरह वो एक जान लगा देती थी, शरारत करती थी, हंसी मजाक करती थी, सब उसकी शरारतों को इंजॉय करते थे।
वो कहते थे नौशीन कभी किसी का दिल नहीं दुखाती थी, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाती थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसको तंग करे तो एक दफ़ा तबीयत भी साफ़ कर देती थी। और बहुत सारी उसकी मुझे इस तरह की बातें बताना शुरू हो गए। मैं कहा ठीक है चलें, अब क्या है। अब वो कहते हैं जी अपने घर में मौजूद है, वो अपने कमरे में रहती है, जब उसके अंदर हाज़िरी होती है फिर तो उसके अंदर एक इतनी ताकत आ जाती है कि फिर उसको 2-3 लोग नहीं संभाल सकते। हम गांव के लोग हैं, जब पकड़ लें तो बंदे को हिलने भी ना दें। वो एक लड़की है लेकिन उसको 2-2, 3-3 लोग भी पकड़ रहे होते हैं तो वो उठा के फेंकती है, बंदा दूर जाके गिरता है। उसकी आंखें लाल स्याह सुर्ख हो जाती हैं या सफ़ेद हो जाती हैं, कभी कभी बिल्कुल ऊपर की तरफ चली जाती हैं तो सफ़ेद हो जाती हैं, या बिल्कुल लाल हो जाती हैं जैसे उनमें से खून उतर गया है। उसकी आवाज़ बदल जाती है जैसे कोई उसके अंदर से मर्द बोल रहा हो। और वो जो मर्द है बहुत सारी बातें करता है, खाने की फरमाइश करता है, तो जब खाना उसके आगे रखते हैं तो इस बेढंगे अंदाज में खाती है कि देख के लगता है ये वो लड़की नहीं हो सकती। और इतना ज़्यादा खा जाती है कि वो लड़की इतना खा ही नहीं सकती। वो नॉर्मल हालत में हो तो उसको इतना खिला दिया जाए तो वो उल्टी कर देगी, वॉमिटिंग हो जाएगी उसको। ये कौन खाता है हमें नहीं पता, मदर भाई आप ही देख के बता सकते हैं ये क्या माजरा है। एक दोस्त फिर से बोला, और मतलब पंजाबी में उस तरह बात कर रहे थे कि मदर भाई को पता है वो ड्रामा ही है, ये सच है, वो बता देंगे, हमने पहले भी देखा हुआ भाई, इन्होंने बड़े जिन निकाले हुए हैं। तो क्या कैसा लगा, ये जिन निकाल देते हैं, बड़े से बड़ा जिन हो तो ये निकाल देते हैं, कोई और भी है तो लब के ले आओ। तो मैंने उनकी तरफ देखिएगा, मैंने कहा हाँ इनको तो पता है ना, इनके सामने मैंने जिन निकाला था। कहते हैं नहीं मदर भाई आपको मान गए हैं यार, आप बंदे को टैकल करते हो, जिन हो तो वो भी जनमन निकालते हो, देखा है हमने, और कोई ड्रामा कर रहा हो तो आप वो भी निकाले। तो मैंने कहा यार ये भी एक सलाहियत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, जब आप सीखने के लिए निकलते हैं कि आपको जुस्तजू है कि मैंने कुछ सीखना है, तो बहुत कुछ अल्लाह ताला आपको अता कर देते हैं। तो सामने इंसान के जाते ही ये पता लग जाता होता है कि इसके अंदर जिनात की हाज़िरी है या कोई ड्रामा है। ये भी एक इल्म है जो अल्लाह ने अता किया है। खैर इस तरह बातें होती रही। उन्होंने कहा जी आपका ये कमरा है, इसमें एसी शेसी लगा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती है और रात को जब बिजली जाएगी तो यूपीएस का इंतज़ाम है, सिर्फ पंखा चलेगा, एसी नहीं चलेगा। गर्मियों के दिन थे। मैं कहा यार पंखा चल जाए क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, एसी ना चले कोई बात नहीं मैं गुजारा कर लूँगा, लेकिन पंखा ज़रूर चले वरना मैं नहीं सो सकूँगा। उन्होंने कहा छत पे आपका बिस्तर लगा दे। मैं कहा नहीं, मैं आदी नहीं हूँ इस चीज़ का, मैं कभी नहीं सोया छतों पे, तो बस मैं नीचे ही सोऊंगा, मुझे पंखा सिर्फ मिल जाए और एसी तो चलो चलता रहेगा। उसी कमरे में उमर और मैं थक हार के बातें वगैरह करके जी तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बज गए। सोने के लिए कमरे में लेट गए। उमर को भी नींद नहीं आ रही, उमर अब मुझसे बातें कर रहा है। मैंने कहा चल यार सोते हैं, सुबह उठ के बड़े काम करने उमर। तो उमर मुझसे कुछ टेक्निकली बातें कर रहा था कैमरे के वाले से कि सर फ्रेम ये है ये है ये। हम इस तरह की बातें करते करते कोई 1 बज गया, लाइट चली गई। एसी चल रहा था, अगर कमरा ठंडा हो गया था तो लाइट चली गई, लेकिन यूपीएस लगा हुआ था, पंखा चलना शुरू हो गया। तो उमर कहता है सर जी मुझे तो नींद आ रही है। मैंने कहा यार सो जा, ये भी बंद हो गया ना तो फिर नींद नहीं आएगी। हम दोनों सो गए। ये रात का कौन सा पहर था मैंने टाइम नहीं देखा, मेरी आंख खुल गई। ये मेरी आंख खुली तो पंखा रुका हुआ था। शायद कमरे के अंदर गर्मी हो गई थी, बिजली कितनी देर के लिए गई थी मुझे नहीं पता। उमर गहरी नींद सो चुका था, लेकिन मैं अभी तक जो सोया हुआ था उठ गया। मुझे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, ऐसे लग रहा था गर्मी की वजह से प्यास सी लग रही है। जग एक साथ में रखा हुआ था, मैंने उसमें से पानी भरा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ हलचल सी है। हलचल से मुराद इस तरह लगा जैसे कमरे में उमर की मेरे साथ वो सोया हुआ है। यूपीएस तो था, पंखा बंद हो गया था, लेकिन यूपीएस पे लाइट वगैरह चलती थी। अब लाइट भी है, बिजली है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं किसी के घर में हूँ, पंखा बंद है, एसी बंद है, कमरे का वो जो एनर्जी सेवर लगा हुआ है वो जल रहा है, और मुझे कमरे में महसूस हो रहा है जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा है, घूम रहा है, ये कुछ इस तरह का समा है। मैं शदीद थका हुआ था, ट्रैवल करके आया हुआ था। अगर मैं फ्रेश होता तो मैं एक्टिव हो जाता कि ये क्या एक्टिविटीज़ है और क्या हो रहा है, लेकिन मेरा था कि मैं सो जाऊं। मैं सोना चाह रहा था। इसके बावजूद कि मुझे महसूस हो गया था कि कमरे में हल चल रहा है, फिर भी मैंने कहा मुझे सोना है और मैं फिर से लेट गया। थोड़ी देर के बाद, अभी लेटे हुए कुछ मिनट ही गुजरे होंगे, फिर से ऐसे लगा जैसे गिलास जो रखा हुआ था हिला है अपनी जगह से। अब वो एक्टिविटी मुझे महसूस हो गई थी कि कमरे में कोई हलचल है, कोई एक्टिविटी है, गिलास हिला है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो हम गए थे 4-5 घंटे का सफ़र था जो हम करके गए थे, और उसके बाद कच्चे रास्ते उस पर भी गुजर के गए थे,
उससे पहले भी एक रात पहले मैं सोया नहीं था, जब जाना था तो बहुत सारे काम करने थे, मैं पूरी रात जागता रहा था और सुबह काम करता रहा और सफ़र किया, तो मेरी बुरी हालत थी। इसके बावजूद कि इतनी एक्टिविटीज़ हो रही थी फिर भी मैं सोना चाह रहा था और मैंने कोशिश की, नींद आई या नहीं आई। और भी कुछ आवाज़ें महसूस हुई, कुछ थी या था जो अपना आप महसूस करा रहा था, मुझसे बात करना चाह रहा था, मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाह रहा था। मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं चाह रहा था मैं सो जाऊं, और जैसे कैसे बहुत सारी इस तरह की आवाज़ें वगैरह आई, लेकिन मैं सो गया। सुबह उठते ही पहली आवाज़ जो उमर की मुझे आई कि सर तुसी राती सो गए हो, कमरे तो बड़ा कम ख़राब रहा है। मैं कहा क्या हुआ है? कहता है ले ये पता नहीं सारी देर मैं तो डर के बैठ गया हूँ। मैं कहा आपको जगाऊँ, क्या करूँ? एक दो दफ़ा आपको जगाया, आप बहुत गहरी नींद सोए हुए थे, तो मैंने आपको जगाया भी है, सर जी उठ जाए, आप उठे ही नहीं है। मैंने कहा क्या हो रहा था? कह रहा है कोई इस तरह था चल रहा था कमरे के अंदर, तो कभी वो हिल जाता था, कभी बेड हिल जाता था, कभी दरवाज़ा ऐसे हिल जाता था बाथरूम का, कभी क्या। कहता है सर मेरी तो जान निकली हुई थी। और मैंने कहा यार मेरी हालत ही बहुत ख़राब, पानी पिया है, मुझे भी अंदाज़ा हो गया था कुछ है, लेकिन मैं सो गया था। खैर मैंने कहा टेंशन ना ले, हम उठे। अब इरादा ये था कि नाश्ता वाश्ता करते बैठते गपशप करते 12-1 बजा दिया। अब 1 बजे मैंने कहा यार चलें, तो उन्होंने कहा सर अब तो शदीद बाहर धूप है, अब निकलना मुश्किल होगा, तो शाम हो जाए उसके बाद हम चलते हैं, अभी ज़रा बैठें गपशप करें। मैं कहा ठीक है जी। गपशप करने बैठ गए। 4-5 बजे 6 बजे का इरादा था कि धूप कम होगी तो हम निकलेंगे। तो 4-5 बजे के करीब ही वहाँ के कोई एक सरदार कह लें, चौधरी साहब कह लें, ज़मींदार कर लें, बहुत ही अमीर मुरब्बों के मालिक थे वो। उनको पता लगा जी मदर साहब आए हैं, वो मिलने के लिए आ गए। जब वो आ गए तो उसके बाद उठना तो मुनासिब ही नहीं था, कोई भी नहीं उठ सकता था। उनके साथ ऐसे बैठे बातों का सिलसिला चला, और वो भी टाइम निकाल के शायद आए थे कि उन्होंने रात ही बजा दी, यहाँ तक कि खाना भी उनके घर से आ गया। उन्हें आती कह दिया था खाना मेरी तरफ से। तो मैंने कहा जी अभी जा नहीं सकते ये। उन्होंने कहा यहीं आ जाएगा, आपने बस बैठना है। तो खाना भी उनकी तरफ से पक के आ गया, यहाँ तक कि जी वो 10-11 बजा दिया उन्होंने, वो गए ही नहीं। जो भी उस दिन का शेड्यूल था वो हमारा ज़ाय चला गया। जब वो चले गए तो मैंने कहा यार आज तो बड़े काम करने थे, कोई भी काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा सर क्या हो गया, अब आए हैं हमारे पास मेहमान हैं 4-5 दिन, तो आपने वैसे ही रहना है, तो बड़े दिन पड़े हैं। बातें सब कर चुके थे, थक गए थे सारा दिन बातें कर करके, तो हम कमरे में चले गए, चलें यार आज जरा सोते हैं। उमर और मैं पहुंच गया। आज उमर को भी बहुत नींद सता रही थी। कल रात पहले वो सोया रहा, मैं जाग गया, और जब मैं सोया तो फिर वो खौफ की वजह से जागता रहा। आज जब हम सोने के लिए लेटे तो कहता सर जी मुझे दम कर दें, मुझे दायरा कड़ा कर दें, मैं गहरी नींद सोना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा मैं डरूँ या मेरी आंख ख़राब हो। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने उसको दायरा कड़ा किया और दायरा कड़ा करके उसको दम कर दिया। मैंने कहा सो जा। अब मुझे पता था ये गहरी नींद सो जाएगा, क्योंकि जब भी हम राज प्रोग्राम करके आते थे, उमर फराज जितने भी ये थे, जावेद, ये डरते थे, तो मैं इनको दायरा कड़ा कर देता था, उसके बाद ये गहरी नींद सो जाते थे। उमर को मैंने दायरा गड़ा कर दिया तो उमर सो गया और मैं भी लेट गया। मैं काफ़ी देर ऐसे जागता रहा, सोचता रहा, बहुत सारी प्लानिंग करता रहा, ये है ये है ये है ये है। अब मेरी आंख लगना शुरू हो गई, मुझे भी नींद आना शुरू हो गई। मुझे जैसे ही नींद आई तो मुझे महसूस हुआ कि दरवाज़ा खुला है। कमरे में लाइट हमने ऑफ़ की हुई थी, एसी चल रहा था, आज लाइट थी, अभी तक लाइट गई नहीं थी, उनका कोई शेड्यूल नहीं था। मुझे लगा दरवाज़ा खुला है, मेरी आंखें बंद थीं। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो मुझे लगा वो दोस्त या उसके कोई जो हैं फैमिली के, वो कोई अंदर आया है या क्या है। तो फैमिली के लोग तो नहीं आते थे, मतलब वो खुद किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो आ जाता था। तो मैंने आंख खोली तो मैंने देखा दरवाज़ा वाकई खुल रहा है, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसी वक्त मैंने किसी को अंदर आते हुए देखा, और जो कमरे के दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो रही थी वो कोई लड़की थी। उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और वो चलती हुई बिल्कुल उसी तरफ आने लगी जिस तरफ मैं सोया हुआ था, और वो इस अंदाज में आने लगी जैसे वो जानती हो कि मैं जाग रहा हूँ। वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई, और वह जैसे मेरे करीब आके खड़ी है तो मेरी आंखें तो खुली हुई थी और मैं देख रहा था, कमरे में घुप अंधेरा तो नहीं था, नाइट का बल्ब तो जल ही रहा था। और जो वो दरवाज़ा खोल के आई थी तो वो जो बाहर की रोशनी थी वो भी अंदर आ रही थी। अब कमरे में अच्छी खासी रोशनी हो गई थी, एक नाइट बल्ब जल रहा था और एक अंदर बाहर की रोशनी भी अंदर आ रही थी। जब वो मेरे बिल्कुल पास आई है तो उसने पहला जुमला कहा है, मुझे पता है आप जाग रहे हैं।
मैं एकदम तमीज़ के लिए कि खातून है ये, को मुझसे बात करना चाह रही है, लड़की है मेरे सामने खड़ी है, मैं लेटा हुआ था, मैं अपनी जगह से एकदम से उठ के बैठा रिस्पेक्ट वाले अंदाज में, पता नहीं कोई फैमिली की खातून है, कौन है, रात के इस पहर आके खड़ी हो गई हैं। उमर की तरफ देखा तो उमर सो रहा था, मेरा था यार इनको भी जगा दूँ, बुरा लगता है मैं अकेला किसी से इस तरह बात कर रहा हूँ, देखने वाली 100 बातें। मुझे कहती है मेरा नाम नौशीन है, और जब उसने कहा मेरा नाम नौशीन है तो मैं चौंक गया। नौशीन तो वही लड़की थी जिसके बारे में मुझे बताया गया था। अभी तक मैं कुछ भी नहीं बोला। तो उसने कहा मुझे आप जानते हैं ना, आपने मेरा नाम सुन रखा होगा, आपको मेरे बारे में उन्होंने बता दिया है सारा कुछ। हाँ वही मैं ही नौशीन हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूं। ये सवाल मत कीजिएगा मैं कैसे आपसे मिलने के लिए आई हूं, मैं कहीं पे भी आ जा सकती हूं, मेरे लिए कहीं पे भी आना जाना कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं इनवाइट करने आई हूं। कल रात आपने फलां फलां जगह पे लाजमी आना है, और ये आपको मैं कहने नहीं आई, किसी और ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। फलां जगह पे आपने कल लाजमी आना है। मैं सिर्फ आपको इतना कहने के लिए आई हूं, अगर आप ना आए तो मेरी ज़ात को नुकसान पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़ात को नुकसान ना पहुंचे तो फिर आपको कल वहां पे लाजमी आना होगा, और ये सच है। आप वहां पे ना आए तो वो मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। बस मैं आपसे इतना कहने आई हूं। मैंने क्या जवाब दिया, मैंने क्या सुना, क्या कहा, कुछ नहीं, यही कुछ जुमले थे, इसी तरह के ही जुमले थे उसने उसको जो कहा। सिर्फ वो मुझे कहने आई थी कि कल आपने फलां जगह पे पहुंचना है। कहा, मुड़ी, दरवाज़ा बंद किया और चली गई। मैं हैरान कि उसका चेहरा मुझे याद था, मतलब इतना क्लियर रोशनी तो नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि कदो कामत से, उसके जिसामत से, वो एक स्लिम लड़की थी, स्मार्ट लड़की थी, चेहरा उसका खूबसूरत चेहरा लग रहा था। मतलब इतना क्लियर भी मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन मुझे उसके नक्श याद थे, जिससे लगता था ये खूबसूरत लड़की है। ये कौन थी, रात के इस पहर मुझे क्या कहने आई थी, और फलां फलां लोकेशन के बारे में उसने मुझे कहा है, इसका क्या मतलब है? मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि मैं उस जगह पे जाता और जाके उन सवालों का जवाब लेता। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा दोस्त को बुलाऊं। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार सो रहा है जाग रहा है? कहता है सो रहा हूं। मैं कहा यार तुझसे बात करनी है। कह रहा खैर है? मैं कहा हाँ हाँ एक काम है छोटा सा। कह रहा मैं आ रहा हूँ। वो नींद में था, उठा, वो आ गया, कहता हाँ मदर भाई खैर है। मैंने कहा यार ज़रा दिल वो हो रहा है, घबरा रहा है, बाहर चलना है। कहता कहाँ? मैं कहा घर के बाहर। खैर है? मैं कहा हाँ हाँ सब खैर है, ऐसे थोड़ा सा वॉक करते हैं, घर में नहीं, ज़रा बाहर निकल के वॉक करते हैं। कहते हैं क्या हो गया इस टाइम, कौन सी वॉक? मैंने कहा यार खाना जिस तरह खा लिया था ना वो ओवर हो गया हूँ, तो ज़रा इस तरह का समझा करो ना, मैं ज़रा वॉक कर लूँगा, ज़रा स्टमक अपसेट है, बेहतर हो जाऊँगा। इस तरह को मैंने उसको कायल किया कि वो समझ गया कि देहात का खाना जो होता है शहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो देसी खाना खा के इसको ज़रा वॉक जा रही, वो इस तरह कवर हो गया। कह रहा रुके मैं चाबियाँ लेके आता हूँ। मैंने कहा क्यों? चाबियाँ क्यों? कहता है घर को ताला लगा देते हैं ना, अंदर कोई नहीं आता इस तरह। मैं कहा तो कोई आना चाहिए, रात को कैसे आएगा? तो कहता है यही तरीका है, ये भी ताला खोलना होगा, वो भी ताला खोलना होगा। एक मेन गेट को ताला लगा हुआ है, मेन गेट को दाखिल होकर वो गैराज है, और गैराज के बाद जो दरवाज़ा है उसको भी ताला लगाया हुआ है। मैं कहा नहीं यार। कहता है क्यों, इसमें हैरानगी की क्या बात है? मैंने कहा आप लोगों, मैं उसको नहीं बता रहा क्या बात है, मैंने कहा आप लोगों को भी गाँव में इतना डर होता है? कहता है मदर भाई यहाँ पे बड़ी चोरियाँ होती हैं, ये एहतियात करनी पड़ती है। वो चाबियाँ लेके आया, उसने वो ताला खोला, फिर उसने बड़ा गेट खोला। मैं ये देख रहा था क्या वो नौशीन अंदर दाखिल हो सकती है? किसी सूरत वो दाखिल नहीं हो सकती। तो फिर वो कौन थी? इसी घर की कोई औरत थी? क्या माजरा था मुझे नहीं पता। हम दरवाज़ा खोल के बाहर गए, टहलते रहे, कुछ देर ऐसे गपशप करते रहे, रुके रहे, और उसके बाद मुझे भी नींद सी आनी शुरू हो गई। उसने कहा अब चलें? मैं कहा चलो यार। फिर हम अंदर आए, आके सो गए। सोने से पहले ये ज़रूर मेरे दिमाग में ये सवालात अपनी जगह पे उलझे हुए थे, वो जगह क्या है? अभी तक मैंने उसके बारे में उससे बात नहीं की थी दोस्त से। दोस्त का नाम क्या रख लेते हैं, कामरान रख लेते हैं फर्जी। कामरान से मैंने कोई भी इस तरह की बात नहीं की थी, ना नौशीन की, ना किसी चीज़ की। लेकिन ये मैंने देख लिया था कि ताले बंद थे और ताले खुले गए थे। तो मैंने तालों के बारे में उससे ये भी सवाल कर लिया था कि ये ताले कब बंद किए थे? उसने कहा जब आप सोने के लिए अंदर गए थे उसी वक्त ताले बंद कर दिए थे।
किस वक्त? मैंने कहा, कह रहा है उसी वक्त ही, क्योंकि आप भी सोने के लिए चले गए थे, मैं भी फ़ौरन सोने के लिए चला गया था, वो सारे को रवाना कर लिया था, उसके बाद आना तो किसी ने था नहीं, तो उसी वक्त बंद कर दिए थे। तो अगर मैं सोच रहा था ताले उस वक्त बंद थे तो फिर वो कैसे आई? मेरे पास सवाल का जवाब नहीं था। सुबह हो गई, नाश्ता वगैरह किया, और मैंने कहा यार आज चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सक्यूज़ कर लेना, आज हमने उस लोकेशन को देखने के लिए जाना है जहाँ पे राज प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। उसने कहा मदर भाई उधर भी पहले जाना है ज़रा 5 मिनट के लिए नौशीन के घर, वो लोग कह रहे हैं आपका आज दूसरा दिन है, कल भी आप नहीं आए, इंतज़ार करते रहे हमारा, खड़े खड़े ऐसे देख लीजिएगा, बाकी जब भी जाना होगा आराम से जाएंगे, नौशीन के घर जाना है। एकदम से मेरे दिमाग में वो नौशीन आई। मैं कहा हाँ ठीक है यार, नौशीन के घर भी चलते हैं। टाइम हुआ 4 बजे, हम गाड़ी में बैठे, गलियों से गुजरते, गलियां तो नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, ज़मीनें आ जाती, कुछ रास्ते में घर आते, खाली ज़मीनें आ जाती, फिर आगे घर आ जाते। अब हम जिस गली में दाखिल हो रहे थे वो एक बड़ी खुली सी गली थी, यानी कुछ 100 फुट चौड़ी गली होगी। गली क्या बनाई हुई थी, एक रास्ता ही था, इधर भी चंद घर थे, इधर कुछ चंद घर थे, कुछ कच्चे पक्के थे, ऐसे मिक्सअप घर थे। हम चलते हुए गए, एक घर के सामने जब हमने ब्रेक लगाई, मुझे आज भी याद है, उसका एक लकड़ी का मैला कुचैला सा दरवाज़ा था, उसके आगे नाली बनी हुई थी, बेर का दरख्त था, छोटे गोल से जो बेर होते हैं, वो पूरे घर को उसने ढांपा हुआ था और बाहर तक उसकी टहनियाँ आई हुई थी। उसने कहा मदर भाई ये नौशीन का घर है। और मैंने पहले उस बेरी को देखा, बहुत बड़ा दरख्त था, जो दरवाज़ा उसने नॉक किया, वो लड़का पहले ही हमारा इंतज़ार कर रहा था, उसने उसके साथ शायद लाइन अप किया हुआ था। उन्हें कहा रुके मैं 1 मिनट आता हूँ। उसने घर जाके बताया, उसकी माँ भी रेडी थी, उसकी माँ ने अपना दुपट्टा वगैरह ठीक किया, बाकी बहनें अंदर चली गईं। उस कमरे में, जिस कमरे में नौशीन थी, उसकी माँ भी पहुँच गई। उसने कहा आइए सर। मैं, मेरे साथ वो 2-3 हम लोग अंदर दाखिल हुए कि ये एक बड़ा सा घर था जिसका सहन काफ़ी बड़ा था। राइट साइड पे एक कच्चा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा भी बहुत पुराना था। लेफ़्ट साइड पे जो कमरे थे वो काफ़ी पक्के थे, 2-3 कमरे थे। शुरू वाले 2 कमरे सीमेंट के बने हुए थे, उससे आगे जो कमरा था वो भी कच्चा था। जो राइट पे एक कमरा बना हुआ था वो भी कच्चा था, लेकिन शुरू में खाली, ये सारा सामने प्लाट था, राइट पे भी ऐसे थोड़ा सा प्लाट था। बिल्कुल दरमियान में एक कमरा था कच्चा सा, और एक बिल्कुल सामने कमरा था कच्चा सा। वो हमें लेके सीधे वो जो सामने कच्चा सा कमरा था उसकी तरफ वो लेके गए। मैं इस घर को सारा देखता हुआ जा रहा था। मैं कभी भी किसी के घर में दाखिल हुए इर्द गिर्द नहीं देखता, लेकिन जिस घर में इस तरह का मामला हो मुझे देखना होता है, क्या एक्टिविटीज़ है, मेरा वहम है या क्या है। चलते हुए जब हम सामने गए, कमरे के अंदर लाइट जल रही थी, उसकी वालदा साथ खड़ी हुई थी, चारपाई एक पड़ी थी जिस पे नौशीन बैठी थी। और मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो उनकी वालदा ने मुझे कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अपना झुकाए रखा, नज़रें झुकाई रखी। जैसे ही मैं नौशीन के करीब पहुंचा तो नौशीन ने बग़ैर मेरी तरफ देखे कहा अस्सलाम वालेकुम। और जैसे ही इन लफ्ज़ों को मैंने सुना, इस लहजे को सुना, तो मैं एक लम्हे में समझ गया ये आवाज़ उसी लड़की की है जो उस रात को मेरे घर आई थी, कल रात को। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। तो उसकी माँ बोली बेटा, वो अपनी पंजाबी में मुझे बता रही थी, ये नौशीन है जिसके बारे में आपको बताया, बेटा इसके साथ ये मामला आते हैं। कुछ बातें मैं इधर नहीं बताता, वालों उन्होंने इस तरह की बातें कही कि इनके ऊपर हाज़िरी हो जाती है, वो इन पे ये है, वो इनको ये कहते हैं, हमें बड़ा तंग करते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, खाना मांगते हैं, गोश्त मांगते हैं, फिर ये मांगते हैं, फिर ये करते हैं, इसको तंग करते हैं। बेटा बस आपका ही सहारा है अल्लाह के बाद, इसका कोई हल कर दीजिए, हमें पता है आप कर सकते हैं। ये वो इस तरह की बातें करते रहे। तो मैं नौशीन के सामने खड़ा रहा। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप अल्लाह खैर करेगा, मैं अभी इधर ही हूँ, आज सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, तो बेफिक्र हो जाए, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने मेरा चाहा तो ये बिल्कुल जो चीज़ भी है वो, मैं जिस तरह आप हौसला देते, मैंने हौसला दिया। तो मैंने कहा ठीक है जी, बस यही देखना था, मैंने मिल लिया हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया हुआ है। तो नौशीन इसी कमरे में रहती है? उन्होंने कहा नहीं जी रहती उधर भी है, लेकिन जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर वो इस कमरे में आ जाती होती है। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप एक काम कीजिए, ज़रा 2 मिनट के लिए सारे सामने खड़े हो जाइए पीछे, यानी कमरे के बाहर ही, मैं ज़रा 1 मिनट के लिए पढ़ के देखूँ यहाँ पे मामला क्या है, ज़रा चेक कर लूँ, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। वो सारे मेरे दोस्त समेत उनकी वालदा भी, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, वो बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं, और मैं नौशीन और मैं कमरे में, हम दोनों अकेले हैं।
अब मैं इस नीयत से खड़ा हूँ कि मैं कुछ पढ़ाई करूँ और चेक कर सकूँ। मैंने अभी पढ़ने के लिए ऐसे हाथ ऐसे बांधे हैं, इस अंदाज में मैं खड़ा हूँ, ऐसे हाथ बांधे और पढ़ने ही लगा हूँ तो नौशीन कहती है आपने जाना ज़रूर है वहाँ पे। मैं एकदम से चौंका और उसकी तरफ देखा कि मैं तो पढ़ने लगा था, ये फ़ौरन इसने क्या कहा है। तो जब उसने ये जुमला बोला ना कि आपने जाना वहाँ उस जगह पे, तो मैंने फिर से खाम खा ऐसे बन के कहा जैसे मैं अनजान और मुझे नहीं पता। मैंने कहा जी किस जगह पे? उसी जगह पे जहाँ पे मैंने आपको रात को कहा था कि आपने लाजमी जाना है, नहीं तो मेरी ज़ात को नुकसान हो जाएगा। तो ये बात 100% क्लियर हो गई, वो यही लड़की ही थी, कोई और नहीं थी। और अगर यही नौशीन थी तो अब मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा, उससे पहले नहीं मैंने इतना गौर से देखा। तब मुझे अंदाज़ हुआ वाकई वो बहुत हसीन व जमील थी, बहुत खूबसूरत थी, कद काट। अभी वो बैठी हुई थी, उसके पाँव ऐसे उसने लटकाए हुए थे जिस तरह मैं इस तरह बैठा हूँ, मैं झूले पे बैठता हूँ जिस तरह, उसने पाँव इस तरह लटकाए हुए थे और बैठी हुई थी। और उसी लम्हे उसने मुझे भी ऊपर की तरफ देखा था बात करते। पहले उससे भी उसका सर भी नीचे की तरफ झुका हुआ था। और जब उसने मुझसे ये वाली बात की कि आपने वहाँ पे जाना ज़रूर है वरना मुझे नुकसान पहुँचेगा, तो उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा। तो तब मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा था। वो बाकी बहुत हसीन व जमील थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, एक गाँव की रहने वाली गरीब सी लड़की है, गरीब घर में पैदा हुई, लेकिन बहुत ही हसीन व जमील, स्लिम एंड स्मार्ट और बहुत खूबसूरत। बस उसने जब ये जुमला मुझे कह दिया तो उसने सर नीचे कर लिया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मामला मुझे इस तरफ लेके जा रहा था कि पहले मैंने उधर जाना है, उधर जाके देखना है मामला क्या है, फिर इधर पढ़ना है और फिर सारा कुछ आगे करना है। फिर भी मैं खड़ा रहा कुछ देर, पढ़ा नहीं, इर्द गिर्द देखता रहा कि उनके वालिदैन ये ना समझे तो इसने पढ़ना था तो पढ़ा क्यों नहीं। मैं कुछ देर खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा और उसके बाद मैं बाहर निकला। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे अंदाज़ा हो गया, अल्लाह खैर करेगा, अब बेफिक्र हो जाए, इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ भी है मेरी पूरी कोशिश होगी इसको छोड़ के चली जाए, सारी ज़िंदगी दोबारा वापस ना आए। हम बाहर निकले तो मेरे दोस्त कहते हैं हाँ जी अब कहाँ जाना है। मैंने कहा यार वो जो लोकेशन है, तो उसने जो लोकेशन का नाम सुना, कहता है वो यानी उसने वो जगह भी बता दी जो नौशीन ने भी लोकेशन के बारे में 2 लाइनें बोली थी। मैं इसको वो नहीं बोल सकता। इतना समझ लें कि गन्ने जो होते हैं, गन्ने की जो फसल थी ना, उसके पीछे वो एक काफ़ी जो एक फसल वाली जो जगह थी उसके पीछे वो एक लोकेशन थी। तो उसने भी कुछ तरह के 2 कहा, वो वाला। मैंने कहा हाँ यार वहाँ जाना है। कहता मदर भाई हम अंदर नहीं जाएंगे। और मैंने कहा यार ना जाना, चलो तो सही। हम वहाँ से जैसे ही निकले हैं लोकेशन की तरफ जाने के लिए, उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। नए टायर थे, नई गाड़ी थी, अभी तक उनके साथ इस तरह का कोई भी मामला नहीं हुआ था। वो हैरान हो गए कि यार ये क्या हुआ है। तो मैंने कहा यार पैदल चले चलते हैं। कहते नहीं वो दूर है, काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते, रुकें इसको टायर चेंज करते हैं। उन्होंने डिग्गी शिग्गी खोली, दूसरा टायर निकाला तो उसमें भी हवा नहीं थी। तो इसका मतलब ये था कि अब हाल यही है, पहले ये टायर का बंदोबस्त होगा तो हम जा सकते हैं। मैंने कहा यार अब, तो उसने कहा जाना तो है मदर भाई, कोई टेंशन नहीं, ये करा लेते हैं, आए बैठते हैं जहाँ पे। एक और दोस्त जो साथ थे उन्होंने अपने घर की बैठक खोली, हम वहाँ पे जाके बैठ गए, वो पानी शानी बना के लिया। गाड़ी का करते करते अंधेरा हो गया, यहाँ तक कि रात हो गई। खैर उन्होंने लड़का भेजा, बाइक पे आया, वो करा के ले आया, ये वो जो सारा मामला होता है। जब हम रवाना हुए तो कहते हैं मदर भी कल ना चले। मैं कहा क्यों? कहते हैं रात हो गई, अब तो अंधेरा है। तो मैंने कहा क्या क़यामत कौन सी आ जाएगी यार, चलते हैं। तो यार अंदर अंधेरा होगा। मैंने कहा ये टॉर्च है तो सही मेरे हाथ में, इससे रोशनी हो जाएगी, अल्लाह खैर से, चलो अंदर। हम लोग गाड़ी चलाते हुए ज़मीनों से गुजरते हुए जब उस लोकेशन के करीब जा रहे थे, यकीन मानिए कि मेरे जिस्म के अंदर ऐसी कपकपाहट शुरू हो गई, रोंगटे मेरे इस तरह खड़े होने शुरू हो गए कि मुझे लगा बहुत भारी जगह है। मैंने गाड़ी में कहा यार जगह तो बहुत भारी है। कहते हैं आपको पता लग गया ना? मैं कहा हाँ। कहते हैं हमने आपको ऐसे नहीं कहा था, दिन को भी नहीं जाता, गांव के लोग डरते नहीं हैं, बहुत बहादुर होते हैं, आपको पता है इस बात का। और हमारे गांव के लोग तो वैसे ही बहादुर हैं, लेकिन ये जगह मदर भाई इतनी भारी है कि आपकी सोच है। गाड़ी चलती रही, यहाँ पे एक ऐसी जगह आई, उन्होंने कहा आप गाड़ी यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। वो सामने ज़रा दूर थी, वहाँ तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। बीच में वो था, कस्सी बोलते हैं, वो छोटी जो एक नदी टाइप सी होती है, उसको वो पानी जा रहा होता है, तो इस कस्सी को क्रॉस करना, इधर गाड़ी नहीं जा सकती। वो सामने लोकेशन है। मैं कहा ठीक है जी, मैं 1 मिनट चक्कर लगा के आता हूँ। तो वो क्या दोस्त मुझे कहता है मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
तो एक और जो था वो कहना है जी मैं भी साथ चलता हूँ, यानी हम 3 लोग जाने को तैयार हो गए। बाकी मेरा कैमरामैन और बाकी लोगों ने कहा जी हम यहीं बैठे हैं। तो मैंने कैमरामैन से कहा कि यार तू भी आ जाओ। उन्होंने कहा सर जी तुसी बे खाओ, बस मुझे पता है जब प्रोग्राम करना होगा मुझे ले जाइएगा। अब हम 3 लोग जब जाने लगे तो फिर से पीछे उसने कैमरामैन ने आवाज़ में, एक मिनट सर जी मैं आ ही जाता हूँ। मैंने कहा यार तुझे कहा भी क्या हो गया, आ जा। वो भी आ गया। 4 लोग हम चलते हुए ज़मीनों के अंदर से चलते हुए उस लोकेशन के जो करीब जा रहे थे। यकीन मानिए मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और मेरे गूज बम रोंगटे खड़े हो रहे थे। जैसे हम उस लोकेशन के करीब पहुंचे, मैं टॉर्च की रोशनी में देखता हुआ जा रहा था। ये एक पुराना बना हुआ कच्चा घर था, बहुत बड़ा घर, तकरीबन ये 15 मरले पे बना हुआ था, 15 या 20 मरले पे एक बड़ा घर, यानी कनाल का जिस तरह घर होता है। लेकिन ये सारा कच्चा किसने बनाया था। इसके अंदर 4-5 कमरे थे, लेकिन जब हम करीब इसके पहुंचे तो इसका एक गेट किसी दौर में था, लोहे का जो लगाया गया था, बड़ा गेट जो इस वक्त नहीं था, टूटा हुआ था। गेट मौजूद था लेकिन टूटा हुआ था, बिल्कुल वो अपनी जगह पे, यानी यूं समझिए उसका एक वो जो छोटा दरवाजा होता है वो खुला हुआ था। पतली, वो लोहे वाला गेट नहीं, एक पतला गेट होता है, पतरी का लगाते हैं वो, एक आम से सस्ते वाला होता है, उस तरह का वो गेट था, लेकिन बहुत ही टूटा फूटा, उसकी चादर फटी हुई थी सारी। वो छोटा सा एक जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। उस दरवाजे से जैसे ही मैंने पहला कदम अंदर रखा तो वो तीनों मेरे साथ थे। यकीन मानिए मेरे जिस्म के पूरे रोंगटे इतने शदीद, पूरे जिस्म के बाजू ऐसे खड़े हो गए कि मुझे लगा कि ये बहुत ही भारी जगह है। मैंने ऐसे सामने लाइट मारी तो नीचे कच्चा फर्श था, झाड़ियाँ उगी हुई थीं, लगता था यहाँ पे कई साल हो गए हैं इंसान नहीं आए। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ तो सामने भी तकरीबन 1, 2, 3 कमरे सामने थे। एक कोई जानवर के लिए कोई जगह किसी टाइम पे बनाई होगी, वो ज़रा टूटी फूटी सी थी, वो इस साइड पे थी। एक कमरा इधर था, काफ़ी कमरे बने हुए थे और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। कमरे भी काफ़ी बड़े बड़े थे लेकिन बहुत ही भयानक सा था। अभी तक कुछ नहीं नज़र आया था, सिर्फ कच्ची मोटी मोटी दीवारें थी, कमरे थे बने हुए जो टूटे फूटे पड़े हुए थे, लेकिन ऐसी एक वहशत थी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे मैं टॉर्च मार रहा था इस तरह के, मैंने यूं जैसे एक कमरे की तरफ सामने टॉर्च मारी तो उसी लम्हे वो जो मेरे पीछे 3 लड़के थे, जिसमें एक कैमरामैन, 2 मेरे दोस्त कामरान और उसका दोस्त, जब मैंने सामने टॉर्च मारी तो क्लियर हम चारों ने देखा कोई एक ब्लैक शैडो था, क्लियर किस्म का, वो यूं आराम से चलता हुआ गया है। जैसे ही वो शैडो इतना क्लियर नजर आया कि वो सामने यूं चलता हुआ गया, क्लियर, यानी टॉर्च की रोशनी, बीम जो बन रही होती है, एक सीधी रोशनी जा रही होती है, उसी रोशनी के सामने क्लियर ऐसे चलता हो गया था। उन्होंने तीनों ने मेरे बाजू से ऐसे मुझे पकड़ लिया, चिपक गया मेरे साथ। उधर भाई मतलब उनकी हालत इस तरह की खौफनाक हो गई कि हमने क्लियर देख लिया है। यूं चलता हुआ गया, वो इंसान नहीं था, वो काला शैडो था, काला स्या, और यूं चलता हुआ गया। जब वो मेरे साथ इस तरह चिपक गए हैं ना तो मुझे लगा कि ये अब बहुत डर गए। मदर भाई हमने नहीं अंदर जाना, हमें बाहर निकालो यार, प्लीज़ प्लीज़ आप अंदर जाओ, हमें बाहर निकालो। वो इतने डर गए, मुझे लग गया कि मैं भी इस तरह ये मुझे चिपके रहे तो मैं क्या खुद अंदर जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि मैं भी डर गया था। मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलना चाहिए, मैं डर गया था। चले, मैंने कहा यार बाहर आए। मैं उनको लेके बाहर आया। मैंने कहा अब आप लोगों को वहाँ पे छोड़ के आऊँ या चले जाओगे। उन्होंने कहा नहीं कुछ तक छोड़ दें, बाकी हम चले जाएंगे। मैं उनको लेके आया, कुछ तक मैं उनके साथ चलता हुआ गया। मैंने फिर टॉर्च की रोशनी की, अब आप चले जाओगे। उन्होंने कहा हाँ चले जाओगे। उन्होंने गाड़ी की लाइटें जला दी, टॉर्च की मैंने रोशनी दिखाई, उनको रास्ता दिखाया, तो ये तीनों चलते हुए वहाँ पहुँच गए। अब मैंने अपना दायरा खड़ा किया, डरा इसलिए था, ऐसे ही घुस गए थे। अब मैंने अपना दायरा खड़ा किया कि मुझे अपने आप को महफूज करना चाहिए, ये जगह वाकई बहुत भारी है। गाड़ी में ही मुझे वो सिग्नल मिल गए थे भारी है, और अंदर तो अभी दरवाजे में पाँव ही रखा था तो हलचल ये थी। मैंने दायरा खड़ा कर लिया अपना। मैं अपना दायरा खड़ा करके दरवाजे से उस वक्त दाखिल होने लगा तो मेरे दिल की धड़कन धक 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 इतनी तेज़ थी। मैं भी इंसान हूँ, डर लगता है, इसके बावजूद कि जिन्नात की दुनिया में रहता हूँ। हर दफ़ा एक नया, जहाँ पे वो क्लियर हैं, वो एक लड़की पैगाम दे चुकी है वहाँ पे जाना है, और वहाँ मैं जा रहा हूँ और क्लियर बंदों के सामने उन्होंने अपना आप दिखा दिया है। मैं जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुआ हूँ, यकीन मानिए मेरी अभी भी जान निकल जाएगी। एक कुबड़ा था जो सामने खड़ा हुआ था मेरे इंतज़ार में।
मेरा जिस्म कांप रहा है। कुबड़ा था, उसका कुब निकला हुआ था, बहुत बड़ा सा उसका फेस था, जैसे फेस पे बड़े बड़े छाले नहीं पड़े होते, ऐसे उसके मुंह पे छाले से पड़े हुए थे काले से। उसको क्या कहते हैं, कछुआ होता है, जिस तरह कछुआ, कछुए की खाल नहीं होती ऊपर सख्त सी जो बनी होती है, उस तरह की खाल की तरह उसका मुंह था, अजीब सा, उस पर छाले से बने हुए थे, बहुत ही खौफनाक सा था, निंजा टर्टल जिस तरह होते हैं, इस तरह का कुबड़ा सा था, बहुत ही भयानक, बहुत ही खौफनाक सा। आंखें उसकी इतनी खौफनाक थी कि बंदा आंखों को देख के डर जाए। और वो मैं जैसे ही एक कदम आगे रखा है तो वो कुबड़ा सामने खड़ा होता और मुझे देख रहा था। ये उसने सर हिलाया जैसे कह रहा हो आ जा। वापस नहीं जा सकते आप। आज भी मंजर बहुत भयानक था। मैं उस कुबड़े को देख लिया और वो इस अंदाज में खड़ा था, और मुझे लेके जैसे ही वो दरवाज़े के एक दीवार से निकलते तो सामने ही वो पूरा सहन आ जाता। मुझे लेके निकला है तो उसके बाद वो पूरा घर आबाद था, वो खाली नहीं था, वो पूरा घर आबाद था। वो जिस कुबड़े ने मेरा इंतज़ार कर रहा था, उस जिस कुबड़े को मैंने आज जाते ही देख लिया था, वो जैसे ही लेके मुझे सहन में पहुंचा तो हर तरफ मौजूद थे। 8 से 10 फुट उनके कद थे, ये लंबे लंबे से थे। इनकी टांगें सबसे बड़ी थी, ऊपर वाले हिस्से छोटे थे। ये इस अंदाज का रूप धारे हुए थे, ब्लैक थे सारे, जो भी नजर आ रहे थे इधर उधर खड़े हुए या गुजरते हुए। लंबी लंबी सी टांगें थी, ऊपर छोटे छोटे से थे, यानी उनका धड़ मुंह ये बहुत छोटा, धड़ छोटा था, गर्दन ऊपर, फिर एक बहुत बड़ी गर्दन, और गोल आई में नहीं थी, जैसे कैप पहनी होती है, कैप एक गोल कैप नहीं होती, हैट पहनी होती है यूं, कैसे कहना चाहिए, एक गोलाई में होती है और एक लंबी सी होती है, लंबी कैप। या एक मूवीज़ आप देखें, उन मूवीज़ में भी जो वो होते हैं समंदरी डाकू होते हैं ना, उन्होंने उस तरह की कैप ऐसे लंबी सी पहनी होती है, बहरी कजाक जिनको बोलते हैं। वो लंबी सी इस तरह कैप होती है, इसी तरह के जो सर थे वो इस तरह के लंबी कैप की तरह के उनके सर थे, धड़ छोटा सा और सर बहुत बड़ा, और बड़े सर के ऊपर ऐसे जिस तरह कैप होती इसी तरह का ब्लैक लंबी सी कैप की तरह की, वो कैप नहीं थी, वो भी सर का हिस्सा था, बड़ा सा सर, उसके ऊपर सर का हिस्सा कैप की तरह, और कद 8 फुट 10 फुट 12 फुट इस तरह के ये कद थे। ये बहुत ही भयानक मंजर था। उस घर के अंदर जो वो रोशनी सी थी, वो वही चांदनी रात की जो रोशनी थी वही पड़ रही थी। पहले जब हम आए थे उस वक्त जो रोशनी थी वो कम थी, अंधेरा था, टॉर्च जलाई हुई थी, अभी भी हाथ में टॉर्च थी, टॉर्च जलाई हुई थी, लेकिन इस दफ़ा जब अंदर दाखिल हुए उसी टॉर्च की रोशनी तो जल ही रही थी, टॉर्च की रोशनी इधर उधर में मारा था और हर तरफ वो रोशनी हो रही थी। लेकिन इस वक्त लगता था वो जो चांद की रोशनी पहले आ रही थी, जिसने ज़्यादा रोशनी नहीं फैलाई हुई थी, ज़्यादा अंधेरा ही था, अब वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। ऐसे लगता था वो चांद की रोशनी ने भी काफ़ी उजाला कर दिया है, नीलगों रोशनी फैला दी है। हर तरफ का मंजर तो था बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। और उस मंजर में सिर्फ वो 8-10 फुट वाले लंबे नहीं थे, वहाँ पे जिस अंदाज में जानवर बंधे होते हैं, कोई बकरी है, कोई बड़ी गाय खड़ी है, इस अंदाज में जानवर भी मौजूद थे, लेकिन वो क्लियर उसी तरह की जिसामत नहीं थी जिस तरह जानवर सामने खड़ा हो तो उसकी जिसामत होती है, शैडो की तरह का जिस तरह जानवर होता है, शैडो की शक्ल में, साया, ब्लैक साया, उसी अंदाज में वो जानवर बंधा हुआ भी था, नीचे बैठा हुआ भी था, कुछ बकरियों की शक्ल में, छोटी छोटी जिस तरह बकरियाँ होती उसी शैडो की शक्ल में वो फिर भी रहे थे, घूम भी रहे थे। यानी कि वो इस अंदाज में वो जो कच्चा सा घर था जैसे बिल्कुल उस वक्त आबाद हो, जैसे इंसान जिस घर में रहते हैं, कोई खाना पका रहा है, कोई काम कर रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसी अंदाज में सब कुछ था, लेकिन वो इंसान नहीं थे। वो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी शैडो, साए की शक्ल में थी। और वो क्लियर छाए इस हद तक कि रोशनी भी जब उनके ऊपर पड़ रही थी, टॉर्च की रोशनी जिसके ऊपर पड़ रही थी, उस वक्त भी वो साया ब्लैक बिल्कुल क्लियर हो जाता। चांद की नीलगों रोशनी के अंदर वो अपना आप तो दिखाई ही दे रहा था, सब चीज़ क्लियर थी, लेकिन जब
टार्च की रोशनी जिस जिस चीज़ के ऊपर पड़ती तो वो और ज़्यादा उस सफ़ेद रोशनी के अंदर और काला स्याह हो जाता। मिसाल के तौर पे एक बकरी नीचे खड़ी हुई है, उसके ऊपर बैटरी, वो टॉर्च जो हाथ में पकड़ी हुई है उसकी रोशनी पड़ी है तो वो काली स्याह, जैसे बिल्कुल एक रियल में एक बकरी खड़ी होती है काली स्याह, बिल्कुल उसी अंदाज में वो बकरी वहाँ पे मौजूद थी। और तेज़ टॉर्च की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ रही है तो वो काली स्याह बकरी है, और जब टॉर्च आप हटाते हैं तो एक ह्योले की तरह, एक साए की तरह वो बकरी वहीं पे मौजूद है। इसी तरह अगर भैंस है तो वो भैंस भी इसी तरह मौजूद है। और जब टॉर्च की रोशनी में वही जो 8 फुट 10 फुट 12 फुट एक अंदाजे से जो लंबे लंबे, सबकी एक जैसी हाइट नहीं थी, मुख्तलिफ थी, उनके ऊपर जब इस तरह टॉर्च पड़ रही थी तो ऐसे टॉर्च जब जाती थी पाँव से, पाँव लंबे तकरीबन 10 फुट 12 फुट लंबे पाँव, कोई उनमें जूता नहीं थी, उनकी जो उंगलियां भी थी कोई उंगलियां नहीं थी, सिर्फ एक शेप थी। जैसे ये शेप है ना, ये बस यूं शेप है, ऐसे शेप सी थी, लंबे लंबे पाँव, जिस तरह पानी में आप तैरते हैं तो वो लंबे से पानी के ऊपर पहन लेते, इसी तरह की एक शेप थी, 10-12 फुट लंबे लंबे पाँव। और उन पाँव के साथ ही टांगें थीं बारीक सी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर जो धड़ था बिल्कुल एक इस तरह इंसान का छोटा सा धड़ होता है, बड़ा सा नहीं छोटा सा धड़ था, उसके ऊपर जो चेहरा था वो बिल्कुल गोल सा था, लेकिन ऊपर गुलाई के ऊपर बड़ा सा, तकरीबन एक जितना फुटबॉल होती है बड़ी, 1.5 फुट कह लीजिए, 1 फुट से 1.5 फुट की फुटबॉल होती है, इतने बड़े बड़े सर थे। और कैप जिस तरह पहनी होती है बहरी कज़ाक ने, लंबी सी, गोलाई में नहीं, लंबी सी, उसी तरह के उनके लंबे लंबे सर थे। चेहरा जो उनका था, आंखें भी थीं, नाक भी था, मुंह भी था, लेकिन जिस तरह बिन मानिस का होता है, बंदर का जिस तरह होता है, बिन मानिस देखा होगा जो बड़ा सा होता है, मंकी तो छोटे होते हैं नहीं, एक बड़ा सा जो होता है मंकी जिसका उस तरह उससे मिलता जुलता वैसा नहीं था, लेकिन अजीब सा। आंखें अंदर को घुसी हुई थी, बिल्कुल लाल आंखें थी, लाल अंदर को घुसी हुई थी। नाक भी जो बना हुआ था बिल्कुल अंदर को घुसा हुआ था, जैसे बंदर का नाक अंदर घुसा होता है ऐसे अंदर घुसा हुआ नाक था। और मुंह भी था जो एक छोटा सा निशान सा था, बहुत बड़ा नहीं। कान काफी लंबे लंबे कान थे, नोक वाले लंबे कान थे। ये एक का मैं आपको हुलिया बता रहा हूं, जब इस तरह मैंने इसको रोशनी मार के देखा तो लंबे से 10 फुट लंबा ऐसे पांव, पतली सी टांग, धड़, और ऊपर इस तरह का चेहरा जिस पे नोक वाले लंबे कान, आंखें लाल, अंदर को धंसी हुई नाक, और ये सारा, और कैप की तरह का सर, गोल पूरा, ऊपर यूं कैप की तरह का सर। वो सब अपनी अपनी जगह पे मौजूद थे। वो जो कुबड़ा था वो सबसे भयानक था। वो आगे आगे चल रहा था और मैं इस तरह जब देख रहा था एक जगह पे, जब रोशनी मार के इस तरह देखा तो उस वक्त जहनी और दिमागी हालत तो भरपूर खौफ के आलम में थी। ये नहीं है कि मैं नॉर्मल था, मैं कांप रहा था, सचमुच में डरा हुआ था, लेकिन पूरा एक आबाद था घर। और वो लेके जिस जगह से कोई इस तरह गुजरा था उसी तरफ वो लेके चला, और जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाजे पे रुक के इस अंदाज में हाथ किया, अंदर जाओ। जब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो सामने जो बैठा हुआ था वो कोई लकड़ी थी, क्या थी, ऐसे महसूस होता था कि इस चीज़ पे बैठा है, नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसका जिस्म इस अंदाज का था कि मेरी तरफ उसका मुंह था, उसका जो सर था वो ऊपर छत को लग रहा था, जिस्म उसका इतना चौड़ा था कि एक हिस्सा इस दीवार को लग रहा था तो दूसरा शोल्डर दूसरी दीवार को लगा हुआ था, यानी सामने जो पूरी दीवार थी वो दीवार जितना चौड़ा था, और बैठा हुआ था चौकड़ी मार के। इतना बड़ा था कि वो चौकड़ी मार के बैठे होने के बावजूद उसका सर ऊपर दीवार को लग रहा था। जिस कमरे में हम दाखिल हुए थे, शुरू वाली छत उसकी टूटी हुई थी, जिस सिमत में वो बैठा हुआ था उस छत में छत मौजूद थी, आधी छत गिरी हुई थी, आधी छत मौजूद थी, और उसका सर बाकायदा छत को टच हो रहा था। उसका सर भी उसी तरह गोल और कैप की तरह था, लेकिन वो इतना चौड़ा था कि एक कंधा एक दीवार को और दूसरा कंधा दूसरी दीवार को लग रहा था। हो मेरे खुदाया, जब मैं उसके सामने पहुंच गया तो मेरी हालत और ही ख़राब हो गई। इतना तो मुझे भी पता था, मैं समझ गया ये इनका सरदार है, ये वो चंद मौजूद हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं रूप धारे, लेकिन असल में यहाँ पे पूरा कबीला आबाद है और ये सरदार उनका मौजूद है। मैंने जाते ही
कपकपाहट वाली आवाज़ में, बहुत नहीं कांप रही थी, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया, लेकिन मैं डरा हुआ था। सही बात है, मैंने कहा, कांपती हुई उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह की आवाज़ थी, बहुत भी नहीं कांप रही थी, लेकिन लगता था अस्सलाम वालेकुम। उसने मुझे क्लियर जो इस आवाज़ में कहा वो एक इंसान की तरह की आवाज़ थी, वालेकुम अस्सलाम, भारी भरकम आवाज़ थी, बहुत ही भारी भरकम आवाज़। उसने कहा है, मैं अब सारी खुल के बातें नहीं बता सकता क्योंकि कहानी सुनाना मकसद होता है, ज़िंदगी के वाक़यात हैं, क्योंकि उस लड़की के हवाले से बात हुई थी। पर मुख्तसर बताता हूँ, बात ये हुई, कुछ इस तरह की हुई कि उसने कहा उस लड़की से गलती हुई थी, कहीं पे रात के टाइम पे उनके बच्चे थे और लोगों ने उनको मना भी किया था कि ये जगह भारी है, इस जगह पे चीज़ें नज़र आती, तुम ना जाया करो। उसने कहा था मैं डरती हूँ, बुरा भला भी कहा था, जिनाल को मतलब गालियाँ भी दी थी और दौड़ती फिरती थी, अगर बच्चे ये लो मैं उनके पाँव मारती हूँ, बच्चों को मार रही हूँ, ये लो ये लो ये लो ये लो मार रही हूँ, इस अंदाज में उसने हरकतें की थी और वो ऐसा अक्सर करती थी। तो उसने कहा था कि हमारे बच्चे का बाजू टूटा है उसकी इस हरकत से। उसको कई दफ़ा लोगों ने मना किया कि ना किया करो, हम इधर उधर हो जाते थे, लेकिन फिर भी उसी जगह पे जाके उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे थी, उसने जाके इस तरह पाँव मारे हैं, तुम्हारे एक बच्चे का बाजू टूट गया, उसकी सज़ा यही है, उसको शादी करनी पड़ेगी हमारे ही एक नौजवान से। अगर वो किसी बशर से शादी करेगी हम उसको मार देंगे। तुम्हें इसलिए बुलाया है इन लोगों ने, हमने नहीं बुलाया, हमें पता लग गया था जब तुम आ रहे थे। इनके घर वालों को समझा दो कि इसकी शादी ना करें, अगर इसकी शादी की तो इसके घर वालों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसको भी हम मार देंगे। तुम्हें भेजा गया है इसी काम के लिए, तो बेहतर यही है तुम हमारे बीच में आए हो, हमने तुम्हें बुला लिया है, जाओ इसके घर वालों को समझाओ और उनको बता दो इसकी शादी हुई नहीं है, लेकिन हम अपने लड़के के साथ इसकी शादी कर देंगे। उसके बाद ये इसकी शादी का सोचे भी ना, ये हमारी हो जाएगी, उसी घर में रहेगी, उनके साथ रहेगी, लेकिन ये हमारी हो जाएगी। उन्होंने इसकी शादी करने का सोचा तो हम इसको मार देंगे और उनके घर वालों को भी शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। उस घर में जो बेरी है, हमारे ख़ानदान के लोग वहीं पे भी रहते हैं, उस बेरी पे। कुछ बातें और भी हुई जिनको ज़रूरी नहीं है कहानी में बताना। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप हमारे मेहमान हैं, क्या खाना पीना पसंद करेंगे। वहीं पे वो जो कुबड़ा आया था जो दरवाजे के बाहर रुक गया था, वहाँ पे एक जूस का शरबत का गिलास लेके आया। वो जो गिलास था, वो जो जस्त के गिलास नहीं बने होते गांव के अंदर होते, इस तरह का जस्त का गिलास था, बहुत ही नया नया जैसे अभी बन के आया वो जस्त का गिलास, उसमें लाल कलर का शरबत था। मैंने देखा तो मैं ऐसे डरा, पता नहीं खून ही ना पिला दें क्या है, तो मैं ऐसे जैसे डरा। उसने कहा आपके लिए है, आप हमारे मेहमान हो। जब उसने मेहमान का लफ्ज़ किया, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और उसके बाद पिया। वो इतना शानदार था, मुझे याद करवाएगा कभी, एक मैं शादी में भी गया था इनकी और मैंने वहाँ पे जो कुछ खाया था आपको बताऊंगा। वो शरबत इतना शानदार था, इतना शानदार कि मेरा दिल करे मैं और पीऊँ। और जब मैंने इसको ख़त्म कर लिया तो उसने कहा हमें पता है आपको और चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे काफ़ी है। तो मैंने कहा जी मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। सीधी सी बात है, मेरी उनसे ज़्यादा बातें ही नहीं हो सकी। मेरे अंदर हौसला था इतना कि मैं खड़ा रहा, बेहोश नहीं हुआ, गिरा नहीं, मेरा गुजरे थी चीज़ें, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं बहुत दिलेर था, नहीं। मेरा ख्वाहिश थी मैं एक और पीऊँ, बहुत मज़ेदार था, लेकिन मैं नहीं पी सका। उन्होंने कहा आप बैठे कुछ खाएं पिएँ, इस तरह की वो भी कहा। मैंने कहा नहीं, मुझे इजाज़त चाहिए। जब मैं बाहर निकला तो वो सारे जो शुरू में मुझे खड़े देख रहे थे, जब मैं अंदर आ गया तो शायद अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, अब भी वो मुझे देख रहे थे। पहले सबने काम रोक के मुझे देखा था, अपना अपना काम रोक के छोड़ के खड़े हो गए थे और देख रहे थे कि ये बशर हम बीच में आ रहा है। अब वो अपना अपना काम कर भी रहे थे और मुड़ मुड़ के मुझे देख भी रहे थे, मैं अब उनकी तरफ भी देख रहा था। सब अपना अपना काम कर रहे थे, यहाँ तक कि वैसी ख़वातीन भी मैंने देखी जिनके जिस्मों पे कपड़े नहीं थे, बिल्कुल वो काली स्याह थी और उनकी जिसामत जो थी वो एक ख़वातीन वाली जिसामत थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये औरतें हैं। इनकी आज़ा उनकी इस तरह के बने हुए थे, जो मुझे क्लियर लगा ये उसी तरह की लंबी थी, उसी तरह की थी। और मैं स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो औरतें थी उनकी। बहुत अजीब था और वो सारे मुझे देख रहे थे, लेकिन पहले काम रोक के देख रहे थे, अब अपना अपना काम भी करते जा रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। जो दूसरी तरफ मुंह करके काम कर रहे थे वो अपना काम भी जारी रखे हुए थे और मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे थे। एक का तो मुझे आज भी याद है, उसका बिल्कुल कमर मेरी तरफ थी और उसने पूरी गर्दन घुमा के मुझे देखा था। उनका गर्दन घुमाना क्या और ये क्या, उसकी पूरी गर्दन मेरी तरफ घूमी हुई थी और मुझे देख रहा था और मैं ये हैरान होता, उसको टॉर्च मार के देखा।
कमर उसकी मेरी तरफ है लेकिन गर्दन भी मेरी तरफ, उसने गर्दन पूरी घुमा दी थी मेरे सामने ही, पूरी घूम के मुझे देख रहा था। खैर मैंने इन सबको देखा। अब सब अपना अपना काम कर रहे थे, लगे हुए थे, कोई खाना बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, जिस तरह इंसान अपने काम करते हैं इसी तरह कोई खड़ा हुआ है, कोई जा रहा है, कोई चल रहा है। ओ खुदाया, मैं जब बाहर निकला उस गेट से तो वो सारे के सारे जो गाड़ी में चले गए थे वो बाहर आ गए थे, वो डर गए थे। उनको लगा कि मैं अंदर चला गया हूं और कुछ मामला गड़बड़ हो गया। मुझे नहीं अंदाज़ा था मैं कितनी देर अंदर रहा हूं, मैंने कुछ देर गुजारी थी, कितना टाइम मुझे लग गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो सारे डर गए थे कि अंदर गया बंदा मर गया है या बंदा बेहोश हो गया है। अब वो मेहमान नवाज लोग थे, प्यार करने वाले थे, उन्होंने कहा हम ये तो नहीं हो सकता वो अंदर गया और सुबह तक उसका इंतज़ार करें और उसको छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। वो सारे हिम्मत करके जितने भी लोग थे गाड़ी से निकल के गेट के बाहर तक आ गए थे। और ऐसे मैं टार्च मारता हुआ जैसे ही मैं गेट से निकलने लगा हूँ मेरा झटका निकल गया है, वो सामने खड़े हुए थे, उनका भी झटका निकल गया मुझे देख के और मुझे भी देख के झटका निकल गया है उनको। मतलब उनका तो ज़्यादा कर झटका निकला, मेरा भी निकला कि ये कौन खड़े हैं, क्योंकि मैं उस शहर उनको मैं देख रहा था, उनमें ऐसा डरा हुआ था, ऐसा खुबा हुआ था, इतना इन्वॉल्व था। जब इंसान देखे तो इंसानों को देख के डर गया, शायद उस वक्त जिन्नात को देख रहा था। उन्होंने मुझे भी देख के जब देखा तो डर गया और वो कुबड़ा जो था वो बिल्कुल मेरे साथ साथ आ रहा था। और जब उन्होंने मुझे देखा उन्होंने झटका दिया और जब उनका झटका निकला तो मैंने कहा डरा ही दिया, क्या हुआ है? तो वो एकदम उनके ना बोला ही नहीं गया, उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। तो मुझे अंदाज़ा हो गया, मैंने ऐसे टार्च पीछे मारी और यूँ देखा तो घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। अभी जिनको सबको मैं देख रहा था जो मुझे अपना आप दिखाई दे रहे थे, अभी कोई भी नहीं था, खाली का खाली घर पड़ा हुआ था। मैंने अपने पीछे भी यूं किया और कुछ भी नहीं था। खैर मैं बाहर निकला और मैंने कुछ खड़ा हुआ और मैंने ठंडी सांसें ली और मेरे सांस चढ़ा हुआ था। वो मैंने कहा मेरा खुदाया यार ये मैंने क्या देखा है यार, मैंने क्या हुआ है? तो वो कहना उन डराना ना है, देखो सर जी अल्लाह का वास्ते इधर निकलो। उमर की पहली पहली आवाज़ ही कहता है ये देखें अल्लाह का वास्ता सर निकले। उन्होंने उमर को कहा था यार निकालो तुम्हारा सर, हमारी तो नहीं सुनेगा। कहता है ये देखें निकले। मैं कहा यार चल रहे हैं, मुझे सांस तो आने दो। कहता है आपके पीछे वो अभी जो आया था हमने उसको भी देख लिया। मैं कहा क्या? वो कहते हैं जी हमने भी देख लिया। मैंने कहा किसको? कहते कब वो जो कुब वाला था। मैंने कहा चेहरा देखा? कहते नहीं उसको कुब हमने देखा है, आपके पीछे मुड़ा था उसका कुब नहीं निकला हुआ था। मैं कहा हाँ देख लिया? कहते हैं हमने देख लिया। निकले सर अल्लाह का वास्ता यहाँ से निकले। मैंने कहा चलो यार। मैंने कहा अगर उन्होंने कुब वाला देख लिया तो इसका मतलब है बस ये डर गए हैं, इसलिए इनका झटका निकला है। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा था, पीछे कुछ भी नहीं था। खैर हम वहाँ से फौरी आए, गाड़ी में आ गए। मैं बहुत खौफज़दा था, सच है ये, बहुत खौफज़दा था। हम लोग गाड़ी में पहुंचे, मुझसे वो बात करने की पोजीशन में नहीं थे, वो खुद डरे हुए थे, मेरी खुद अपनी हालत बहुत ख़राब थी। कहते घर चले? मैं कहा घर चलें। उन्होंने गाड़ी दौड़ाई, हम घर की तरफ जा रहे थे। मेरा माउफ भी, दिमाग बिल्कुल माउफ था, वो लोग भी टोटली माउफ थे। घर पहुंच के जब हम घर में, मेरे ख्याल में इसको यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं, क्या टाइम हुआ है, काफ़ी हो गई ये स्टोरी। कल इसका बकिया पार्ट आपको कल सुना देता हूँ। मैं खुद उस शहर से अभी निकल रहा हूँ, बहुत खौफनाक, बहुत खौफनाक। बहरहाल हम वहाँ से वापस आ गए और उसके बाद क्या हुआ अगले दिन ये मैं इंशाल्लाह कल इसी का पार्ट 2 जो है आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ है आपको बताने वाला और अभी सारा बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। कल का दिन है, कोई गैप तो है नहीं, तो इसलिए इसको पार्ट 1 को यहीं पे मुकम्मल करते हैं कि हम घर पहुंच के आगे क्या हुआ कल। तो आप भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, अपनी कहानी भी सुनाता हूँ, मजबूरी है इसके 2 पार्ट बनने, ये कहानी लंबी है, वरना कल आपकी कहानी शामिल करता चलें। आप नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी कहानी शामिल कर दूँगा। +923136655500 ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप मुझे अपनी कहानी भेजिए। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें तो कोशिश करें एक ही लंबा वॉइस मैसेज। टुकड़ों में कुछ लोग भेजते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा टुकड़ा कहाँ लगाना है, कुछ आगे भेज देते हैं कुछ पीछे। एक ही वॉइस मैसेज भेजें, और अगर लिख के भेजना चाहते हैं तो फिर आखिर में आपने वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में ज़रूर लिखना है, या OCS लिख दें, OCS। इससे क्या होता है, जब भी कोई मुझे कहानी भेजता है तो वो नीचे जब आखिरी लव स्टोरी होता है, तो जब मैं मैसेज मोबाइल पे ऐसे देख रहा होता हूँ तो ऐसे आगे करते हुए, ऐसे यूँ करते हुए
जहाँ पे लव स्टोरी लिखा हुआ आता है वहीं पे मैं रुक जाता हूँ, उसको खोलता हूँ, चलाता हूँ, स्टोरी है ठीक है, उसको फिर नंबर दे के मैं सेव कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी कहानी मेरे पास महफूज हो गई है। जब भी आपका नंबर आएगा तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं सुना दूंगा। नंबर मैंने आपको बता दिया है। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मैं अपनी कहानी उसको सुन के अभी मैं अजीब सा हो गया हूँ। आगे एक आपको ऐसी भी स्टोरी सुनाऊंगा जो यहाँ पे जिनात की शादी में मैंने शिरकत की। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मतलब मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।